अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2020। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का पार्ट 3 हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलने वाला है और पेपर की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है सब कुछ दोस्तों आप इस वीडियो में देखेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आपके पेपर में हिंदी से 14 नंबर के लघु उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको हमारी वीडियो सीरीज की पार्ट 1 देखना है, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, पार्ट 2 में दोस्तों आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आज पार्ट 3 और जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के लघु उत्तरीय प्रश्नों को। और पहला प्रश्न क्या रहा कि समास विग्रह किसे कहते हैं, किन्हीं 3 समास के नाम तथा उनके एक एक उदाहरण आपको लिखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका डीएलएड 2019 में पूछा गया था। तो पहले समास का अर्थ हम देखेंगे। संक्षेप में 2 या 3 शब्दों को मिलाकर एक करना ही समास है। उदाहरण के लिए विद्यालय, माता पिता, रोग, पीड़ित, यथाशक्ति आदि समासिक शब्द हैं। रोग से पीड़ित का मतलब शब्द समास होने के बाद संक्षिप्त होकर रोग पीड़ित बन जाता है, किंतु इसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने शब्द को हम समास कहते हैं। समास होने के बाद परस्पर मिले हुए सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। ठीक है ना। समासिक पद को अलग अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। उदाहरण के लिए मेघनाद का विग्रह हुआ, मेघ के समान नाद है जिसका, ठीक है ना, प्रत्यय और उपसर्ग की बात ही समास भी रचना महत्वपूर्ण के साधन है। अब दोस्तों द्विगु समास, 3 समास के नाम देखते हैं। द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। उदाहरण के लिए द्विगु समास में जैसे चौराहा हो गया, 4 राहों का समूह। द्वंद्व समास में दोस्तों हो जाएगा माता पिता का, माता और पिता हो गया, देखिए जो बीच वाला होता नहीं है इसका मतलब और होता है। बहुब्रीहि समास के उदाहरण में जैसे नीलकंठ हो गया, नीला है कंठ जिसका मतलब शिव। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया आज का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भूतकाल और भविष्य काल में उदाहरण से आपको अंतर लिखना है। ठीक है, भूतकाल का मतलब पास्ट हो गया, भविष्य का मतलब फ्यूचर हो गया, फ्यूचर टेंस। तो भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल का प्रयोग भूतकाल की क्रियाओं के लिए किया जाता है जो आज से पूर्व हो चुकी हो। उसमें इस लकार का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग भूतकाल में होने वाली किसी भी कार्य को बताने के लिए होता है। जैसे राम घर गया। जी हाँ दोस्तों, घर गया था या था नहीं लिखा तो राम घर गया। ठीक है। अगला दोस्तों भविष्य काल का उदाहरण भी क्या है? इसका प्रयोग भविष्य काल को प्रकट करने के लिए किया जाता है, अर्थात जो कार्य किया ही नहीं गया है मतलब किया जाएगा, ऐसी अवस्था को हम भविष्य काल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसी अवस्था में जैसे दोस्तों वह घर जाएगा मतलब वो घर गया नहीं, जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या आया था हमारा पेपर में, सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण से आपको स्पष्ट करना। देखिए डीएलएड 2019 में ये सब क्वेश्चन आए, तो मतलब आप ऐसे ही प्रश्नों की तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली पेपर में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सर्वनाम शब्द, सर्व प्लस नाम 2 शब्दों से मिलकर बनाए। जो सर्व का अर्थ हो सब या सभी और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। इस प्रकार के वे शब्द जो सभी संख्याओं के बदले पूर्व पर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए राम दशरथ का पुत्र था, वह महान धर्म को जानते थे। स्पष्टीकरण इसको देते हैं। उपयुक्त पहले वाक्य में राम संज्ञा है, दूसरे वाक्य में दोस्तों वहां पर वह आ गया। ठीक है, राम के स्थान पर पूर्व पर संबंध के साथ प्रयोग हुआ है जिसका पहले वाक्य में वर्णन हो चुका है, इसलिए दूसरे वाक्य में वह सर्वनाम है। देखिए दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर यह था ना, जैसे हमने इसका एग्जाम्पल देखा कि राम दशरथ का पुत्र था, वह महान धर्म को जानते थे। राम को दोस्तों यहाँ पर किससे वह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय आपको लिखना है। तो छात्रों में उच्चारण करते समय प्राय दोष पाए जाते हैं जिनके निराकरण के लिए आवश्यक मतलब अध्यापक को विशेष रूप से सजग रहना चाहिए। पहला दोस्तों देखिए, ई को दीर्घ ई के रूप में उच्चारण करने का दोष बहुत पाया जाता है। जैसे इमली ईख का उच्चारण करते हैं, अतः ह्रस्व ई का उच्चारण अभ्यास आवश्यक है जिसमें इस दोष को दूर किया जा सकता है। दूसरा दोस्तों छोटा ऊ को दीर्घ ऊ बोलने का दोष है, अतः ऐसे शब्दों के उच्चारण का बार बार अभ्यास करना दोष को दूर किया जा सकता है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, चिन्ह भी आपको दर्शाने हैं। तो अब दोस्तों देखेंगे हिंदी में कौन कौन से प्रचलित विराम चिन्ह हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका आता है पूर्ण विराम, लास्ट में आप एक सीधी डंडी खींचते हैं ना, फिर आपका अल्प विराम आता है, ये अर्ध विराम दोस्तों ये हो गया। प्रश्न सूचक क्वेश्चन मार्क दोस्तों, विस्मयादि बोधक या संबोधक सूचक मतलब ये हो गया दोस्तों आपका। ठीक है ना। निर्देशक ये हो गया, योजक दोस्तों यहाँ हो गया,
कोष्टक आ गया दोस्तों छोटा ब्रैकेट, जिसके अवतरण या उद्धरण चिन्ह दोस्तों ये हो गया आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में, विवरण चिन्ह दोस्तों ये हो गया, और हंस पद आपका ये हो गया। तो कुछ ऐसे चिन्ह है जिसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि मौन वाचन से आप क्या समझते हैं। मौन वाचन का आपको महत्व भी लिखना है। देखिए मौन वाचन का अर्थ स्वयं में स्पष्ट है। मौन का अर्थ है बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि कोई आवाज या ध्वनि से ज्ञात ना होने पाए कि कहीं किसी और क्या पढ़ा जा रहा है। यह दोस्त आपका मौन वाचन है। मौन वाचन को हम व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का बताते हुए अवश्य है, परंतु अर्थात में यह व्यक्तिगत होता है। सामूहिक तो इसलिए कह देते हैं कि यह पूरी कक्षा के साथ एक साथ मतलब कराया जा सके, जिसमें छात्र अपनी अपनी गति के अनुसार पठित अंश को पढ़ते हैं। अब देखिए मौन वाचन का महत्व क्या है, अब इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलिए सीधे पहले महत्व पर आते हैं। मौन वाचन का लाभ सभी ले सकते हैं। मौन वाचन व्यक्ति दूसरे को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप पढ़ते हैं ना मन में तो किसी को कोई दिक्कत तो होती नहीं है। तीसरा, मौन वाचन कोई भी बालक, विद्यार्थी या व्यक्ति अपनी इच्छा, गति और आवश्यकता अनुसार कहीं भी और कभी भी कर सकता है। अर्थात मौन वाचन कक्षा में ही नहीं, रेल या बस की यात्रा में भी, ठीक है, कहीं भी सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि कभी भी किया जा सकता है। इसमें स्वेच्छा के साथ साथ स्वगति से वाचन किया जा सकता है। अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठा पॉइंट, इसके द्वारा किसी भी अंश की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। सातवां पॉइंट, इसके द्वारा वाचन, चिंतन आदि सभी संभव है जो बालक के बौद्धिक विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, ऐसे आप बनाकर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। गणतंत्र दिवस हो गया दोस्तों, लेखन एवं पठन क्षमता का विकास, या पुस्तकालय या खेलकूद। ठीक है, तो दोस्तों गणतंत्र दिवस पर अगर आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसको आसानी से आप लिख सकते हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन दोस्तों सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। गणतंत्र दिवस भारत के 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों में से एक है, जिसे 26 जनवरी को बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। इस दिन भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है तथा विदेश से किसी को मतलब विशेष अतिथि के रूप में सम्मान सहित आमंत्रित किया जाता है तथा सेना और स्कूल के बच्चों द्वारा परेड भी निकाली जाती है। उसके बाद दोस्तों आप पुस्तकालय पर भी कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप बना के लिख सकते हैं। बाकी चलिए देख लेते हैं कि पुस्तकालय क्या आपको हम बता रहे हैं, तो इसको भी बता देते हैं। पुस्तकालय आपका वह स्थान है जिसको लाइब्रेरी कहते हैं अंग्रेजी में, जहां विविध प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकों का एक संग्रह होता है। पुस्तकालय के माध्यम से विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहा है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है ना, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लाइबर से हुई है, जिसका अर्थ है पुस्तक। अगला क्वेश्चन है कहानी का महत्व आपको लिखना है। तो गाइस आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन बहुत ही कठिन पेपर में नहीं पूछा जाता। अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो भाषा शिक्षण में कहानी का अत्यधिक महत्व है तथा कहानी गद्य साहित्य की सबसे अधिक प्रिय विधा है। कहानियां मानव सभ्यता के आदिकाल से ही शिक्षा एवं मनोरंजन का साधन रही हैं। अतः कहानी कहते समय कहने की मतलब परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितना मानव जीवन। हमारे देश में वृहत कथा, मंजरी तथा सरिता सागर, पंचतंत्र या अन्य ऐतिहासिक पुरुष, बुद्ध, ठीक है ना, महावीर, कौटिल्य, अशोक, चंद्रगुप्त आदि की कहानियां रोचक तथा शिक्षाप्रद रही हैं। प्राचीन काल में भित्ति चित्र तथा साहित्य इस बात के साक्षी हैं कि भारतवर्ष में वैदिक काल से ही कहानी कहने की कला विकसित हो चुकी थी। तो गाइस देखते हैं कि कहानी के विषय में विस्तार पूर्वक जानने से पूर्व कहानी की परिभाषाओं को जानना आवश्यक है। जैसे मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कहानी एक ऐसी रचना है जिससे जीवन के किसी एक अंश या एक मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा न्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। जैसे दोस्तों इसको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, चाहे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा हो, चाहे दोस्तों आपका रायबर्न के अनुसार हो। प्रत्येक शिक्षक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह एक अच्छा कहानी सुनाने वाला बन जाए। किसी भी निपुण शिक्षक को कोई बात इतनी सहायता नहीं करती है जितनी की कहानी सुनाने की निपुणता। ठीक है, इन दोनों चीज को आप याद कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों जो कहानी में और चीजें उसको आप बनाकर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर आपको संक्षिप्त लेख लिखना है। चलिए उपयोगिता सीधे देखते हैं। कहानी शिक्षण से ज्ञान की वृद्धि होती है। कहानी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। कहानी अभिव्यक्ति, सृजनात्मक तथा अर्थ ग्रहण का विकास करती है। कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। ठीक है, कहानियां विद्यार्थियों को गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित करती हैं और कहानियां विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का भी विकास करती हैं। अगला प्रश्न है कि कहानी शिक्षण के उद्देश्य आपको बताने हैं। ठीक है ना,
तो चलिए सीधे हम इसके उद्देश्य पर आते हैं। लेकिन देखिए कुछ चीजें और, कहानी का मुख्य उद्देश्य छात्रों का मनोरंजन करना व आनंद प्रदान करना है। सीताराम चतुर्वेदी ने कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि कहानी का मुख्य उद्देश्य आनंद देना है। जिस प्रकार गंगा स्नान के लिए जाने वाले भक्त का मुख्य उद्देश्य गंगा का स्नान करना होता है, किंतु इसके साथ साथ उसे देव दर्शन भी मिल जाते हैं, क्योंकि उसी प्रकार पाठशाला में कहानी कहने का प्रावधान ठीक जो प्रधान उद्देश्य है तो बालकों को आनंद देना है, भले ही उसमें नीति व्यवहार शिष्टाचार आदि के उपदेश निकल आए और छात्रों को प्रभावित करें। अब इसको उद्देश्य को हम देखते सीधे। ज्ञान को दोस्तों सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत करना होता है। छात्रों को शब्द सूक्ति, लोकोक्ति व मुहावरों का ज्ञान कराना होता है। छात्रों को भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना होता है। छात्रों में विचार, कल्पना व तर्क शक्ति को विकसित करना होता है। छात्रों में ध्यान पूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को विकसित करना होता है। ठीक है, आप इतना पढ़ लेंगे बहुत है। बाकी दोस्तों कहानी के बारे में आप बहुत चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पर हम आते हैं। तो अगर आप चाहे तो बाकी और इसको देखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि अगर आप जब रिवीजन कर रहे हो इस वीडियो से तो कम से कम समय में हम चाहते हैं कि आप तक अधिक से अधिक चीजें पहुंचे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कहानी शिक्षण की कौन कौन सी विधियां होती है, इसको जरा देखते हैं। पहला देखिए वार्तालाप विधि, दूसरा चित्र विधि, तीसरा प्रश्नोत्तर विधि और चौथा कहानी कथन विधि। गाइस कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन सी विधियां होती है, तो कम से कम ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी हेडिंग हमने आपको बताई थी। अगर आप इतना याद रखेंगे तो उसके बाद दोस्तों आप वार्तालाप ऐसी चीजें हो जैसे आप हेडिंग डालेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें बनाकर लिख सकते हैं। देखिए वार्तालाप में क्या होता है कि सर्वप्रथम बच्चों को पशु पक्षियों एवं अन्य रोचक पत्रों वाली छोटी सरल और मनोरंजन कहानियां, लोक कथाएं तथा किसी रोचक प्रसंग को हाव भाव व गतिविधि के साथ सुनाए। पुनः वही कहानी या उससे मिलती जुलती कहानी अपने शब्दों को सुनाने को कहें। ठीक है, शब्दों में सुनाने को कह सकते हैं। ठीक है, बस इतना लिखिएगा, बाकी कुछ और बनाकर आप लिख सकते हैं। फिर चित्र विधि क्या होता है, अब इसको देखते हैं हम लोग। प्रारंभिक अवस्था में चित्रात्मक कहानी द्वारा बच्चों को शिक्षण देने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। सर्वप्रथम कक्षा में कुछ पशु पक्षी से संबंधित चित्र चार्ट बनाकर टांग दे और बच्चों से उससे संबंधित कुछ वाक्य इस प्रकार बनाने को कहें जिससे एक कहानी बन जाए। ठीक है, ये सब आसान तरीका है। देखिए कहानी की घटनाओं पर आधारित वाक्यों को क्रम में लगवाना, पूरी कहानी या कहानी के अंश को स्थानीय भाषा में परिवर्तित करवाना, कहानी का नाट्य रूपांतरण करवाकर उसका अभिनय भी आप करवा सकते हैं। अगला आता है आपका प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि द्वारा अध्यापक बच्चों को कहानी शिक्षण, लोक कथा शिक्षण तथा रोचक प्रसंगों को अत्यंत सरलतम ढंग से बता सकते हैं। सर्वप्रथम बच्चों को अत्यंत सरल भाषा में पूरे हाव भाव के साथ कहानी सुनाए तथा उनसे भी कहानी सुने। कहानी के घटनाओं को आधार बनाकर बच्चों से प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं। फिर बारी आती है आपकी कहानी कथन विधि। देखिए इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रशिक्षु बच्चों को एक छोटी व रोचक कहानी हाव भाव के साथ सुनाए। पूरा यही कहानी या उससे मिलती जुलती कहानी अपने शब्दों में सुनाने को कह सकते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें। अब अगला देखते हैं कि एक अच्छी कहानी की विशेषता आपको लिखनी है। क्या विशेषताएं होनी चाहिए? पहला आपका आता है शीर्षक। कहानी का शीर्षक आकर्षक और स्पष्ट होना चाहिए। वह शीर्षक सबसे अच्छा होता है जिसे पढ़ने मात्र से ही कथानक का अभ्यास हो जाए। दूसरा आपका आता है कथानक। कहानी की कथा वस्तु छोटी, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें गतिशीलता और क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कथा वस्तु विद्यार्थियों के स्तरानुकूल हो। छोटे बालक आश्चर्य युक्त एवं कल्पना प्रधान और बड़े बालक चरित्र, घटना या समस्या प्रधान कहानियों को अधिक पसंद करते हैं। चौथा दोस्तों आता है कथानक मनोरंजक हो, साथ ही उसमें सत्य, शिव और सुंदरम का समावेश भी होना चाहिए। पांचवा बिंदु, जहां तक संभव की कहानी का कथानक विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित हो। बालक हो, किशोर हो अथवा वृद्ध, वे अपने जीवन से संबंधित कहानियों को बहुत ही अधिक पसंद करते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है पात्र। जिस कहानी में जितने अधिक पात्र होते हैं उन्हें समझने में विद्यार्थी की उतनी ही उलझन में पड़ जाते हैं। वे यह समझ नहीं पाते कि किसने क्या कहा, इसलिए कहानी में यथासंभव थोड़े पात्र होने चाहिए, लेकिन उनका चरित्र अच्छा और शिक्षाप्रद भी होना चाहिए। चौथा बिंदु आपका कथोपकथन। कथोपकथन विद्यार्थियों को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले होते हैं, इसलिए कहानी में यथेष्ट कथोपकथन, ठीक है ना, कथोपकथन, और यदि पात्रानुकूल भाषा में हो तो और भी सुंदर है। ठीक है, पांचवा बिंदु आपकी भाषा शैली। कहानी की भाषा विद्यार्थियों के स्तरानुकूल, सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। छोटे बालक साहित्यिक भाषा को समझने में असमर्थ होते हैं। ठीक है। छठा है उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन होता है, परंतु वह अंतिम और एकमात्र गौण उद्देश्य होता है। मुख्य उद्देश्य तो बालकों का बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास ही करना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें हो गई कहानी के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देखेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो आप कहानी की विशेषताएं जो हेडिंग है ना, इसको जरूर याद रखिएगा। जैसे शीर्षक हमने बताया, कथानक कहा आपको, उसके बाद पात्र बताया क्या होता है,
कथोपकथन हो गया, भाषा शैली, उद्देश्य। ठीक है, अगला प्रश्न क्या रहा कि हमारा लोक कथा किसे कहते हैं। लोक कथाएं अक्सर किसी साधारण या राजघराने के साहसिक व्यक्ति के चरित्र को लेकर होती है। उनमें वर्णित चरित्र को उजागर करने के लिए काल्पनिक चरित्रों और शक्तियों का सहारा लिया जाता है। ये चरित्र या शक्तियां बहुधा देव, परी, देवता, देवी, राक्षस इत्यादि के रूप में होते हैं। उनमें कपोल कल्पित कथा का अंश नहीं है। उनका समय और उनमें वर्णित स्थान इतिहास के पृष्ठों में दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, लोक कथा आप समझ गए, इतना चीजें आप लिखेंगे, बाकी आप बना के लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि परिवेश अध्ययन क्या है। देखिए गाइस, बच्चा जन्म लेते ही परिवेश से अभिक्रिया शुरू कर देता है। इस पारंपरिक क्रिया से अनुभव प्राप्त होते हैं, जिसके फलस्वरूप अधिगम होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तैसे तैसे अधिगम का क्षेत्र बढ़ता है, और जब तक वह विद्यालय में प्रवेश करता है तब तक उसे अनेक चीजों की जानकारी हो चुकी होती है। उन सभी में सबसे अधिक महत्व है कि विचारों के आदान प्रदान करने की क्षमता का। बच्चा अपने आसपास की अनेक वस्तुओं और घटनाओं के बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। फिर भी उसके व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए विद्यालय में उसकी उपलब्ध क्षमताओं तथा अर्जित ज्ञान को लगातार उभारने और संवर्धित तथा मतलब व्यवस्थित करने की आवश्यकता। ये सब चीजें आप इसको लिख सकते हैं, परिवेश अध्ययन क्या है। ठीक है, इतनी चीजें अगर आप समझ गए हो तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि एक शिक्षक अपने बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किस किस प्रकार से कर सकता है। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, आपके यहाँ कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। दूसरा, आपको कौन सा त्योहार अच्छा लगता है और क्यों लगता है। तीसरा, आपके यहाँ त्योहारों पर खाने की क्या क्या चीजें बनती हैं। चौथा बिंदु, क्या आप आपस में एक दूसरे से मिलने भी जाते हैं, अगर हाँ तो क्यों जाते हैं। और अंतिम बिंदु, आपस में मिलकर कोई पर्व विशेष का गीत गाना, उससे संबंधित चर्चा द्वारा बात को आगे बढ़ाएं। बच्चों को गीत गाने के लिए प्रेरित करें, चाहे तो कोई वाद्य यंत्र या मेज का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि उच्चारण के उद्देश्य आपको बताने हैं। देखिए, उच्चरित ध्वनियों के मौखिक रूप को अक्षर तथा लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। भाषा के व्यवहार में शुद्ध उच्चारण उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि हिंदी की मतलब प्रकृति है कि उच्चारण के अनुसार ही उसका लेखन किया जाता है। हिंदी में प्रायः उच्चारण संबंधी त्रुटियां होती हैं जो हमारे लेखन को प्रभावित करती हैं। हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है, इस कारण अशुद्ध उच्चारण का प्रभाव सीधे वर्तनी पर भी पड़ जाता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं इसके भाई कि अतः शुद्ध लेखन की दृष्टि से भी उच्चारण शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण है। चलिए कुछ पॉइंट्स इसमें हैं, उसको देखते हैं। गद्य एवं पद्य के अंशों को हाव भाव, लय एवं गति के साथ शुद्ध उच्चारण की दक्षता का विकास करना होता है। शुद्ध उच्चारण एवं गति का निरंतर विकास करते हुए बच्चों को पढ़ने बोलने का अभ्यास कराना। तीसरा, शुद्ध सरल स्पष्ट एवं प्रभावशाली शैलियों में भावों, विचारों एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करना। अगला पॉइंट, बच्चों की भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण एवं अंग संचालन की कला का अभ्यास कराना। पांचवा, उच्चारण अभ्यास द्वारा आत्मविश्वास जगाना। अब बारी आती है कि उच्चारण का महत्व क्या है। देखिए गाइस, ये सब क्वेश्चन सुनने में बहुत आसान है, अगर आपको बेसिक चीजें थोड़ा थोड़ा भी याद रह गया ना इस वीडियो के बाद, तो आप पेपर में डेफिनेटली बनाकर बहुत ही अच्छा लिख सकते हैं। देखिए, उच्चारण का महत्व देखते हैं। किसी भी भाषा में उच्चारण की सबसे अधिक महत्ता होती है। किसी भाषा के शब्दों का सही उच्चारण भाषा के परिनिष्ठित रूप को प्रकट करता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी भाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की यह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। ठीक है, बाकी आप बना के लिखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि उच्चारण दोष के प्रमुख कारण आपको बताने हैं। उच्चारण दोष के प्रमुख कारण क्या क्या, देखिए। पहला, हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान। विद्यार्थियों को प्रारंभिक कक्षाओं में ही ध्वनियों के उच्चारण तथा उच्चारण स्थानों के विषय में भ्रम हो जाता है, जिससे दोस्तों छात्र स, ज, स में री, र में ई में दोस्तों ब में कोई भेद नहीं समझते हैं। उच्चारण दोषों से बचने के लिए हिंदी ध्वनियों का सही स्वरूप और उच्चारण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अब बारी आती है उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव। विद्यार्थियों को उच्चारण तत्वों, ध्वनि व्यवस्था, लय, स्वराघात, गति विराम आदि का समुचित ज्ञान नहीं होता है। इससे छात्र अशुद्ध उच्चारण करते हैं, जैसे 43 हो गया को 43 या 43 99 को प्राय वो 99 बोलने की गलतियां होती हैं। शारीरिक विकार, ठीक है, ध्वनि यंत्र संबंधी। कुछ विद्यार्थी शारीरिक विकारों से ग्रस्त होते हैं और कुछ छात्रों को ध्वनि यंत्रों या कंठ तालु आदि में विकार होता है, जिससे वे शुद्ध उच्चारण करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। जैसे अतिवृद्ध व्यक्ति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, उच्चारण स्थान के स्तर पर।
चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों कि परिवार में अशुद्ध उच्चारण। देखिए उच्चारण दोष का एक अन्य कारण परिवार के लोगों द्वारा शुद्ध उच्चारण पर ध्यान न देना भी होता है। ठीक है, इसको आप बना के लिख लीजिएगा। अगला है बलाघात से अपरिचित होना। हिंदी की वाक्य संरचना के समय बलाघात का भी महत्व होता है, परंतु वाक्य के उच्चारण के समय किसी शब्द पर बल देते हैं या महत्वपूर्ण, जैसे राम ने तुमको मारा। वाक्य में दोस्तों राम पर बल देने पर राम दंडनीय है होने का ज्ञात होता है। ठीक है, तुमको पर दोस्तों बल देने पर ज्ञात होता है कि तुम तो स्वयं बहुत तेज हो, कैसे तुम्हें मतलब कैसे राम ने तुमको मार दिया, इस तरह अर्थ में भेद हो जाता है। इसको समझने के लिए दोस्तों एक बार आप पढ़ के इसको फिर से देखिएगा। एक बार दोस्तों राम में जोर दे के पढ़िएगा, राम ने तुमको मारा, और एक बार दोस्तों ऐसे बोलिएगा, राम ने तुमको मारा। ठीक है, तो इसको आप समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि मतलब पॉइंट है कि गति का ज्ञान ना होना। विद्यार्थियों को पढ़ते समय समुचित मात्र, समयाधिक, न्यून आदि का ज्ञान नहीं कराया जाता, अतः वे उच्चारण करते समय ध्वनियों का उच्चारण का भी मंद गति से करने लगते हैं, जैसे मारो मत छोड़ो। ठीक है दोस्तों, एक होता है मारो मत छोड़ो। ऐसे दोस्तों है पॉइंट्स आपके। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बना के लिख सकते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है आपकी आपका गद्य एवं पद्य में आपको अंतर बताना है। 2015 में क्वेश्चन आ भी चुका है, तो देखते हैं क्या अंतर क्या है। दैनिक व्यवहार में गद्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने भावों एवं विचारों को प्रायः गद्य में ही अभिव्यक्त करते हैं। दूसरे के भावों एवं विचारों का बोध गद्य के ही द्वारा सरलता से होता है। गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है और भाषा व्याकरण समस्त एवं व्यवस्थित होती है। पद्य में अनुभूति की प्रधानता होती है और पद्य का संबंध संवेदना, भाव, ठीक है, रागात्मकता एवं कल्पना से होता है। देखिए गद्य एवं पद्य में मुख्य अंतर इस प्रकार है। तो पहला पॉइंट क्या रहा हमारा कि गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है, जबकि पद्य में इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। पद्य में गति एवं लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय की कोई भूमिका नहीं है। पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंद युक्त होती है, जबकि गद्य में छंद का कोई भी उपयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के उद्देश्य आपको बताना है। तो पहला उद्देश्य है कि शब्दों का स्पष्ट एवं मानक उच्चारण, भावानुकूल वाचन, गति एवं प्रवाह के साथ वाचन की योग्यताएं, छोटे बच्चों के लिए लिखे गए गीतों को स्वयं पढ़ने तथा उन्हें कंठस्थ करना। तो पांचवा पॉइंट क्या रहा दोस्तों, अन्य बच्चों के समक्ष सुनाने की योग्यता विकसित करना। छठा बिंदु है कि कविता को व्यक्तिगत तथा समूह के साथ हाव भाव आरोह अवरोह के साथ सुनाने की योग्यता विकसित करना। ठीक है, आप ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि अक्षर का अर्थ आपको लिखना है। 2015 में पूछा गया प्रश्न है, जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ होता है नाश होना तथा आ का अर्थ होता नहीं। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता, अक्षर मतलब मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं आपको ये बताना है। हिंदी भाषा में वर्णों को दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों के मतलब उच्चारण करते समय किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 44 होते हैं। लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच 12 इंच की दूरी होनी चाहिए। लिखते समय बच्चों की कुर्सी तथा लिखने के मेज का प्रयोग करना चाहिए, या किसी अन्य वस्तु को मेज और स्टूल का रूप दिया जा सकता है। लिखते समय कागज की स्थिति, लिखना या सीखने वालों का लिखने का ढंग, लिखाई के प्रकार, कलम पकड़ने का ढंग, बाएं हाथ का उपयोग आदि सभी बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। देखिए, लिखते समय छात्र को सीधा और संतुलित रहना चाहिए। जांघ सीधी, नीचे का भाग लंब रूप और पैर फर्श पर टिके हुए होना चाहिए। प्रारंभ में बच्चों को श्याम पट पर लिखना सिखाना चाहिए। सदा सीधा लिखना चाहिए। तिरछे लिखने के से मतलब कंधे की बनावट पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए उसके बाद लिखने के लिए मतलब सीधी लिखावट सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इस लिखावट में बालक का आसन ठीक रहता है और यह लेख अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट व पठनीय होता है। इसमें आंखों पर जोर नहीं पड़ता, क्योंकि शब्द दोनों आंखों से समान दूरी पर होते हैं। बालक इस लिखावट को कुर्सी पर सीधा बैठकर और कागज को मेज के किनारे से समांतर रखकर लिखता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, ऐसे ही आप लिख सकते हैं पेपर में। फिर देखिए, पढ़ते समय पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। पढ़ते समय बालकों को सीधा बैठना चाहिए। पुस्तक आंखों से करीब 12 इंच की दूरी पर होना चाहिए। पुस्तक को 45 अंश के कोण पर पकड़ना चाहिए। सिर को आराम की स्थिति में रखने के लिए पुस्तक को आंख की सीध में रखना चाहिए। यदि पुस्तक को आंख से के मतलब अधिक पास रखा जाएगा तो आंखों पर अधिक जोर पड़ेगा व निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाएगी। श्रोणि प्रदेश, ठीक है, को सीट का पूरा टिका होना चाहिए। सीट पर आगे फिसलने से शरीर का पूरा भार रीढ़ पर पड़ता है। पढ़ते समय अनुचित आसन से आंखें खराब होती हैं।
वक्ष सिकुड़ता है, श्वसन ठीक से नहीं होता है, वह शारीरिक विकृति हो जाती है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अर्थ आपको बताना है। किसी वस्तु, घटना, विषय या वातावरण के संदर्भ में हम जो कुछ मौलिक ढंग से सोचते हैं, जो विचार हमारे मन में आता है, उसकी कल्पना में जो चिंतन चलता है तथा जिन्हें हम शब्दों और वाक्यों की सहायता से मौलिक या लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, वह स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व आपको लिखना है। पहला बिंदु, मौखिक अभिव्यक्ति को उच्चारित मौखिक भाषा में ही किया जा सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, अपने विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करना तथा दूसरों के विचार सुनकर उनके मनोभाव को समझना और उनमें वांछित भावों को ग्रहण करना। तीसरा पॉइंट आता है कि मौखिक अभिव्यक्ति से भाषा की शिक्षा आरंभ होती है। मौखिक अभिव्यक्ति को तुरंत और सरलता से समझा जा सकता है। पांचवा, कि व्यक्ति के दैनिक जीवन में विचारों का आदान प्रदान मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही संपन्न होता है। छठा दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही बच्चों के मनोभाव को समझा जा सकता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन आपको बताना है। प्रसिद्ध विद्वान लेम्बार्ड का कथन है कि पाठशाला जीवन के अंतिम वर्ष तक लिखित की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी प्रमाणित होता है। बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित सोपान अपनाए जा सकते हैं। पहला दोस्तों आपका आता है चित्र का पठन या चित्र पठन। बच्चों को चित्रों का ज्ञान प्रदान कर उससे संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। चित्र ऐसे होने चाहिए जिनका कुछ अर्थ निकल रहा है। देखिए दोस्तों, आपके जो नैतिक कहानियां होती है ना, उसके चार्ट भी आते हैं। बच्चों को उन चार्टों में प्रकाशित कहानियों की अभिव्यक्ति के लिए कहा जाना चाहिए। फिर बारी आती है दोस्तों आपके कहानी पाठ की। बच्चों को गृह कार्य के रूप में कहानी बनाकर लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में इन कहानियों का पाठन कराना चाहिए और इस प्रकार की मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चों की भाषा, कल्पना शक्ति, रुचि, कथन शैली तथा मस्तिष्क का विकास होता है। कविता पाठ, कविता पाठ द्वारा बच्चों के उच्चारण, अक्षर, अभिव्यक्ति तथा रुचि का ज्ञान होता है। अभिनय तथा अनुसरण, बच्चों को अभिनय के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे बच्चों के उच्चारण में सुधार होता है, उनकी शारीरिक भाषा अभिव्यक्ति में भी सुधार होता है। वाद विवाद, वाद विवाद द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। बच्चों की झिझक व संकोच समाप्त होती है। इससे वाक्पटुता तथा वाक्य चातुर्य में भी सुधार होता है। अगला क्वेश्चन है लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताना है। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव अपने विचारों, अनुभव तथा कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा चिरकाल से संचित करता आ रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में ग्रंथों में सुरक्षित है। विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन भी लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा ही संभव होता है। शब्द की परिभाषा लिखनी है। हिंदी में शब्द की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की जाती है। कुछ विद्वानों के मतानुसार अक्षरों तथा वर्णों के समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द एवं उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए शब्द की व्याख्या अग्र प्रकार से करनी चाहिए। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। सामान्यतः शब्द के बारे में कहा गया है कि कानों से सुना जाने वाला प्रत्येक नाम शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि ही शब्द है। संस्कृत में शब्द के लिए पद का प्रयोग होता है। शब्दों के भेद बताना है। देखिए, ध्वन्यात्मक शब्द होता है, वर्णनात्मक शब्द होता है। ध्वन्यात्मक शब्द वे शब्द होते हैं जो स्पष्ट सुनाई नहीं देते, न ही स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं। वर्णनात्मक शब्द वे होते हैं जो शब्द पृथक अक्षरों से बनकर पृथक पृथक रूप में सुनाई देते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से मानव जीवन के लिए ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णनात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। समास के आपको भेद बताना है। दो तीन शब्दों के सम्मिलन से भी नए शब्दों की रचना की जाती है। इन शब्दों को समास कहा जाता है। समास 6 प्रकार का होता है। पहला तत्पुरुष समास, इसमें प्रथम शब्द गौड़ होता है तथा दूसरा शब्द प्रधान होता है। प्रधान शब्द प्राय संज्ञा अथवा विशेषण होता है, जैसे आर्यपुत्र, स्वाधीन, प्रत्यार्पण, समर्पण, त्यागपत्र, स्वर्गधाम, नगरवासी, ब्रह्मानंद, आज्ञाकारी, सद्बुद्धि, कलाकार, संख्यावाचक, महत्वपूर्ण, निम्नांकित, उत्तराधिकारी, सहनशील इत्यादि। फिर बारी आती है आपके कर्मधारय समास की। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होता है, जैसे नीलकमल, नीला कमल। ठीक है ना, इसमें नीला विशेषण और कमल संज्ञा है। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण और दूसरा पद संज्ञा, वह द्विगु समास कहलाता है, जैसे चौराहा हो गया, तिरंगा, त्रिभुवन, दोपहर। द्वंद्व समास क्या है दोस्तों? देखिए, जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने की ओर या अथवा लगता हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे माता पिता, सुख दुख, राम लक्ष्मण। ठीक है, फिर अगला आता है दोस्तों आपका बहुब्रीहि समास। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जब से राम लक्ष्मण इसका एग्जाम्पल लिखा तो बीच में दोस्तों ये वाला जो चिन्ह दिख रहा है ऐसे करके ऐसे लिखा है, उसको जरूर लगाना है। बहुब्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद का बोध कराता है। वही प्रधान होता है, मतलब जैसे त्रिलोचन, गिरिधर, नीलकंठ इत्यादि।
अव्ययी भाव समास, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है तथा द्वितीय शब्द क्रिया विशेषण होता है, जैसे बेधड़क, भरपूर इत्यादि। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना। देखिए वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य में एक ही प्रक्रिया होती है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित की मानस की मतलब रचना की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की। लेकिन मिश्रित वाक्य क्या होता है? देखिए एक मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य जुड़े हो तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे घंटा बजते ही अध्यापक कक्षा में आ गए, विद्यार्थी उठकर खड़े हो गए और अध्यापक को अभिवादन किया। यहाँ पर दोस्तों मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या? देखिए यह वाक्यों का एक समूह होता है जिसमें सरल अथवा मिश्रित वाक्य जुड़े होते हैं और एक लंबे वाक्य का रूप लेते हैं। जैसे अध्यापक कक्षा में आए, कक्षा में सन्नाटा व्याप्त हो गया, अध्यापक ने सर्वप्रथम विद्यार्थियों की उपस्थिति नोट की, फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों अब आता है हमारा कि किन्हीं 4 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित आपको प्रदर्शित करना है। तो विराम का अर्थ देखिए रुकना या ठहरना होता है। अपने भाव को प्रकट करने के लिए भाषा बोलते समय अथवा लिखते समय कुछ बात स्थानों को मतलब रुकना पड़ता है। अगर बिना रुके ही अपनी बात को कहते हैं तो सुनने वालों की समझ में कुछ नहीं आएगा। कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम उचित जगह पर रुककर अपनी बात कहेंगे तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार लिखते हुए विराम चिन्हों को प्रयोग से न केवल भाव में स्पष्टता आती है बल्कि उसका प्रभाव और सौंदर्य भी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों रोको मत जाने दो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं विराम चिन्ह, इस वाक्य में कहीं कोई विराम नहीं है, जिससे दोस्तों उसके 2 अर्थ प्रकट होते हैं। पहला दोस्तों रोको होता है, मत जाने दो, और दूसरा होता है कि रोको मत जाने दो। यहाँ दोस्तों दोनों अर्थ एक दूसरे के विरुद्ध है, अतः स्पष्ट है, ठीक है। विराम चिन्ह वाक्य अर्थ स्पष्ट करते हैं, भाषा को सुंदर और प्रभावशाली भी बनाते हैं। कहने का मतलब आप दोस्तों देखिए अगर विराम चिन्ह दोस्तों हम यहाँ पर लगा देते, जैसे लिखा है, इसको देखिए पहले ऐसे लिखा था, रोको मत जाने दो, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अगर हम पहले विराम चिन्ह यहाँ पर लगा देते रोको के बाद, तो इसको पढ़िए रोको मत जाने दो, ये हो गया, ठीक है ना। पहले हो गया रोको मत जाने दो। लेकिन दोस्तों जब विराम चिन्ह यहाँ से हटा के ये वाला यहाँ पर हम लगाते हैं रोको के मत के बाद, तो ये हो गया रोको मत जाने दो। दोनों में अंतर समझ में आया आपको? परिभाषा देखिए, वाक्य बोलते या लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से? पहला पूर्ण विराम आता है, ठीक है। तो पूर्ण विराम दोस्तों कैसे लगता है? लास्ट में दोस्तों आप ऐसी डंडी खींचते ना, वही देखिए वाक्य की समाप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों के अलावा अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, देखिए लास्ट में आपने विराम चिन्ह लगाया। पिताजी एक बार पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए। तो दोस्तों दूसरा क्या रहा हमारा? अल्प विराम। देखिए यहाँ पर दोस्तों कॉमा जिसको बोलते हैं, बोलते या लिखते समय जब एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करने के लिए थोड़ा रुकते हैं, तब इस चिन्ह का मतलब प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में होता है। शब्दों को अलग अलग करने के लिए पहला देखिए, शेखर, राखी, नेहा और रोहन बगीचे में खेले, तो दोस्तों सबका नाम अलग अलग है ना, तो अलग किया जा रहा है। सब्जी वाला, ठीक है, आलू, टमाटर, भिंडी, बैगन आदि बेच रहा है। संबोधन के समय भाइयों, फिर देखिए अल्प विराम लगा, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मोहन, फिर देखिए तुम इधर आओ। 2 वाक्यांशों को जोड़ने के लिए रवि विद्यालय से आकर, फिर यहाँ अल्प विराम शहर चला गया, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, फिर अल्पविराम मैंने पिताजी से पूछ लिया है। तो दोस्तों चौथा पॉइंट क्या रहा कि किसी स्थान को स्पष्ट करने के लिए की के स्थान पर होता है। जैसे अध्यापक ने बताया दोस्तों यहाँ पर की पृथ्वी गोल है, मैंने माँ ने मतलब पूछा कि अब तक कहाँ थे, तो दोस्तों की जगह हम क्या लगा देते हैं? अल्पविराम लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए समुच्चय बोधक से पहले, रानी बहुत अच्छी है, फिर देखिए किंतु उसकी माँ बहुत दूर थे, मोहन तेज दौड़ा लेकिन थोड़ा पीछे रह गया, ठीक है ना। तो आपने अल्पविराम देख लिया। अब बारी आती है दोस्तों आपके अर्धविराम की। आमतौर पर अर्धविराम 2 उपवाक्यों को जोड़ता है। जब एक उपवाक्य समाप्त हो जाता है तथा दूसरे को, ठीक है, ऊपर इन्वर्टेड कॉमा जैसे शब्दों से नहीं जोड़ा जा सकता, तो वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है। देखिए सारे देश में क्रांति की लहर दौड़ गई, भला स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता, यहाँ दोस्तों अर्धविराम आया। अब आता बारी प्रश्नवाचक चिन्ह, देखिए क्वेश्चन मार्क। प्रश्न पूछने के लिए वाक्यों के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों रेलगाड़ी कब छूटेगी, घर में कौन है, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारी कलम कहाँ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है विस्मयादि बोधक चिन्ह एवं अन्य चिन्हों का प्रयोग हम कब करते हैं ये बताना है। 2015 में पूछा गया प्रश्न भी है, तो देखते हैं इसका उत्तर। मन के भावों जैसे भय, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करने वाले शब्दों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, हाय राम, यह क्या हो गया, अरे तुम कब आए, छी तुम तो बहुत ही गंदे व्यक्ति हो, वाह कितना सुंदर घर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के अभाव में वाक्य को प्रश्नवाचक नहीं माना जाता। फिर देखिए बारी आती योजन विराम। देखिए शब्द युग्मों तथा तुलना
करने वाले शब्दों के साथ योजन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सुख दुख। देखिए यहाँ पर योजन चिन्ह रात दिन आज कल, थोड़ा सा, कल सा, काला सा मतलब मोटा सा, ऐसा। उद्धरण चिन्ह दोस्तों क्या होता है इसको देखिए जरा, इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है, ठीक है, जिसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। इसका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत आए हुए शब्द विशेष व्यक्ति वस्तु का नाम लिखने के लिए किया जाता है। जैसे यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से लिया गया, ठीक है। अध्यापक ने सभी छात्रों को काव्य कुसुम नामक पुस्तक निकालने के लिए कहा। यहाँ पर यह आ गया। फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह दोस्तों कब आता है, किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में वैसे का वैसा लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा है, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीजें हैं, तो याद रखिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा कब लगता है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कब लगता है, इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। फिर अगला दोस्तों आता है कि पिताजी ने शीतला से कहा कि मतलब बेटा सदैव समय का पालन करना चाहिए, ठीक है, करना ऐसा। फिर लागू चिन्ह दोस्तों ये आ गया। लागू चिन्ह को दोस्तों संक्षेपक भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसका प्रयोग शब्द को मतलब संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों आप देखते होंगे पंडित को ऐसे आपने शॉर्टकट देखा होगा, डॉक्टर को ऐसे डा लिख दिया ऐसे, ठीक है, टेलीविजन को टीवी करके। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, लागू चिन्ह। इसको जरा ध्यान रखिएगा, हो सकता है पहले आपने ना सुना, प्रश्न को ऐसे लिख देते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में दोस्तों प्रा ली करके लिखते हैं ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये बताना है। तो हमारे व्यवहारिक जीवन में अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक सुगमता के साथ पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे दूध वाला, रिक्शा वाला, चालक, तैराक, बसेरा, लुटेरा, खिलौना, बिछौना, गाना आदि। उक्त सभी शब्द किसी न किसी प्रत्यय से जुड़ने से बने हैं। शब्दों में प्रत्यय जुड़कर अनेक प्रकार के नए अर्थों की सृष्टि करते हैं। इससे मतलब हमारे व्यवहार में सहजता आ जाती है। किसी शब्द के अंत में लग कर उस शब्द के अर्थ को बदलने वाले या नया अर्थ देने वाला शब्दांत प्रत्यय कहलाता है। जैसे सज प्लस आवट हो गया सजावट हो गया, मिल प्लस आवट मिलावट, बन प्लस वाई बनवाई। उपयुक्त उदाहरणों को देखने से ज्ञात होता है कि एक प्रत्यय भिन्न भिन्न शब्दों में जुड़कर नए नए अर्थ को व्यक्त करता है। प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा कि सामासिक पद किसे कहते हैं। देखिए समास और इक का प्रयोग होकर सामासिक शब्द बनाए। जिन दो पदों से समास होता है वे समासिक पद हैं या समस्त पद कहलाते हैं। इसके लिए समास को समझना हमें आवश्यक है। समास का अर्थ है संक्षेप, ठीक है, दो या तीन शब्दों को मिलाकर एक ही करना समास है। उदाहरण के लिए विद्यालय, माता पिता, रोग पीड़ित, यथाशक्ति आदि समासिक पद हैं। रोग से पीड़ित शब्द समास, ठीक है, होने के बाद संक्षिप्त होकर रोग पीड़ित बन जाता है, किंतु इसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को हम समास कहते हैं। समास होने के बाद परस्पर, ठीक है, मिले हुए पद सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। सामासिक पद को अलग अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। उदाहरण के लिए मेघनाद का विग्रह हुआ, मेघ के समान है नाद, ठीक है ना, मेघ के समान नाद है जिसका। प्रत्यय और उपसर्ग की ही भांति समास भी रचना का महत्वपूर्ण साधन है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा है इस बार कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, उदाहरण सहित आपको बताना है। अव्ययी भाव समास, जिस समास का प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें पहला पद अव्यय और दूसरा पद दोस्तों प्रायः जातिवाचक संज्ञा होता है। सामासिक पद अव्यय हो जाता है। जैसे समास पद दोस्तों क्या आपका यथा संभव, विग्रह कैसा होगा, जैसा संभव हो या संभावना के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या दोस्तों दिन दिन। भर पेट में आपका पेट भरकर, रातों रात, रात ही रात में। बेशक में दोस्तों शक के बिना। आमरण, ठीक है, मृत्यु पर्यंत या मृत्यु तक। अगला क्वेश्चन है कि कर्मधारय समास क्या होता है, उदाहरण सहित आपको बताना है। कर्मधारय समास, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है लेकिन पहला पद विशेषण और दूसरा पद संख्या या सर्वनाम होता है। जैसे दोस्तों आपका नीलकमल हो गया, ठीक है, नीलकमल, इसका मतलब है आपका नीला कमल, ठीक है ना। इसमें नीला विशेषण और कमल संज्ञा है। पीतांबर में दोस्तों जैसे पीला अंबर हो गया, नील गगन में नीला गगन, चंद्रमुख में चंद्रमा के समान मुख, महापुरुष मतलब महान है जो पुरुष, लौह पुरुष का मतलब लोहे जैसा शक्तिशाली पुरुष। इस समास में कभी कभी विशेष या संज्ञा या सर्वनाम पहले भी आ जाता है। जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम, चरण कमल, कमल के समान चरण, देह लता, लता के समान शरीर, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। अगला क्वेश्चन है द्विगु समास क्या होता है, उदाहरण सहित आपको बताना है। द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद संज्ञा वह द्विगु समास कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, जिसमें समुदाय या समाहार का बोध होता है, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है।
देखिए दोस्तों, उदाहरण जैसे आपका चौराहा हो गया, 4 राहों का समूह, तिरंगा मतलब 3 रंगों का समूह, त्रिभुवन मतलब 3 भुवनों का समाहार, और अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार। अब दोपहर का हो गया दोस्तों दूसरा प्रहार, पंच प्रमाण का मतलब 5 प्रमाण। अगला क्वेश्चन है कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद आपको बताने हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के दोस्तों निम्नलिखित भेद हैं। पहला आपको आता है सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाओं का जो प्रभाव कार्य पर पड़ता है, जैसे ज्योति किताब पढ़ती है, ज्योति क्या पढ़ती है, ज्योति किताब पढ़ती है, ठीक है, समझिए इसको। अतः किताब कर्म है, पढ़ना सकर्मक क्रिया है। क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगातार प्रश्न करने पर यदि उत्तर आ रहा है तो उसे सकर्मक क्रिया समझनी चाहिए। उत्तर न आने पर क्रिया अकर्मक होगी। कर्ता के साथ यदि ने का प्रयोग हो जाए तो क्रिया सकर्मक होती है। अब सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्या होता है इसको देखिए, जिस वाक्य में क्रिया का एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अमीना गाना गा रही, इसमें सिर्फ गाना कर्म है। द्विकर्मक क्रिया देखिए, जिस क्रिया का फल 2 कर्मों पर पड़ता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नैन गाय से दूध दूहता है, इसमें दूहता भी है दोस्तों, क्रिया का कर्म है गाय और दूध। अब आता है आपका दोस्तों अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ, ठीक है ना, कर्म की अपेक्षा ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शुभम हंसता है, पूनम रोती है, यहाँ हंसना रोना अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि विशेषण का अर्थ बताते हुए विशेषण के भेद भी आपको बताने हैं। अब विशेषण का अर्थ हम देखते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। इसके भेद कौन कौन से हैं? गुण बोधक विशेषण, संख्या बोधक विशेषण और परिणाम स्वरूप विशेषण, सार्वनामिक या संकेत बोधक विशेषण। अब बारी आती है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के भेद दोस्तों देखते हैं। पहले सामान्य वर्तमान होता है, फिर अपूर्ण वर्तमान होता है, संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, पूर्ण सातत्य वर्तमान। ठीक है, इसको जरा देखते हैं। सामान्य वर्तमान क्या चीज है? सामान्यतः जिस काल में कार्य का होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान कहा जाता है। इसमें क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जैसे लड़की बाजार जाती है, ती आ गया ना, लड़का कॉमिक्स पढ़ता है, यहाँ ता आ गया, बच्चे खेलते हैं, ता ती ते। अपूर्ण वर्तमान में देखिए, इसमें यह जानकारी होती है कि काम इस समय चल रहा है, इसमें क्रिया के साथ मतलब क्रिया के साथ हो रहा है, रही है, ठीक है, रहे हैं, ये सब चीजें आती हैं। जैसे लड़कियां स्कूल से आ रही हैं, यहाँ रही आपने देखा, विक्की खाना खा रहा है, रहा देख क्या, लड़के लड़ रहे हैं, रहा है, रही रहे हैं, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान क्या है आपका? जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान काल में होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे शायद यह फल तोड़ता हो, बिना कक्ष में पढ़ती होगी, शायद वह जा रहा हो, ठीक है, शायद ये सब चीजें आई। पूर्ण वर्तमान क्या आपका? जिस क्रिया से वर्तमान काल में ही क्रिया के पूर्ण होने का बोध हो जाए, जैसे उसने पढ़ा है, महेश विद्यालय जा चुका है। पूर्ण सातत्य वर्तमान क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया पहले से आरंभ होकर वर्तमान में लगातार चल रही है उसे पूर्ण सातत्य वर्तमान कहते हैं। जैसे मैं यह काम पहले से ही करता आ रहा हूं, तुम सोते रहो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि भूतकाल के कितने भेद, इसको जरा अब हम देखेंगे। भूतकाल दोस्तों क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हो चुका है उसे हम भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह गया, सीता सो गई, चिड़िया उड़ गई। तो दोस्तों अब बात करेंगे भूतकाल के भेद क्या है, इसको देखते हैं। देखिए पहला आता है आपका सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप में सामान्य रूप से भूतकाल का बोध हो, अर्थात सामान्यतः बीते समय का पता चले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे दोस्तों वह गया, राम ने रोटी खाई। फिर बात आती है आपका अपूर्ण भूतकाल, क्रिया भूतकाल में आरंभ हो चुकी है और अभी पूरी ना हुई हो, बराबर चल रही है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सीता पढ़ रही है, श्याम जा रहा था, राधा गीत गा रही थी, ठीक है। यहाँ पर होगा दोस्तों सीता पढ़ रही थी, ठीक है, यहाँ है तो नहीं होना चाहिए, सीता पढ़ रही थी, ठीक है। तो था थी थे यहाँ पर आता है भूतकाल में, तो यहाँ पर है नहीं होगा। फिर बारी आती है दोस्तों आपका पूर्ण भूतकाल, जिस क्रिया से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम पुरस्कार पा चुका था, उसने फल खाए थे, ठीक है। अगला आता है आपका आसन्न या तत्कालिक भूतकाल, जब क्रिया अभी शीघ्र ही पूर्ण हुई हो तो आसन्न भूतकाल कहा जाता है। जैसे ममता अभी मतलब गई थी या मीना गई थी। फिर संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? देखिए क्रिया के जिस रूप से संदेह बना हो कि कार्य अभी पूरा हुआ है या नहीं, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे दोस्तों देखिए वह इलाहाबाद चली गई होगी, ठीक है, विवेक लखनऊ पहुंच गया होगा। उसके बाद हेतु हेतुमद भूतकाल,
जिस क्रिया से ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी उसे हम हेतु या हेतुबद्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वह परिश्रम से पढ़ती तो फेल ना होती, यदि वे जागते रहते तो चोरी ना होती। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि भविष्य काल के भेद आपको बताना है। तो इसके दोस्तों दो भेद होते हैं, एक तो सामान्य भविष्य काल, जिस क्रिया से कार्य के सामान्य रूप से भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे रीटा स्कूल जाएगी या वे किताबें पढ़ेंगे संदीप आ जाएगा। फिर एक आता है संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के भविष्य में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे संभव है वह कल आए, शायद वह कल चला जाए। ऐसे वाचन का महत्व बताना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, तो देखिए वाचन के द्वारा व्यक्ति उन सभी के लिखित विचारों को ग्रहण कर सकता है जो अब संसार में नहीं है अथवा उनकी उपस्थिति किसी भी कारण से संभव नहीं है। फिर देखिए मौन वाचन के द्वारा हर व्यक्ति या विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुरूप लाभान्वित हो सकता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वाचन के द्वारा उन व्यक्तियों को भी किसी भी लिखी हुई बात से अवगत कराया जा सकता है जो लिखना पढ़ना नहीं जानते। चौथा है कि अवकाश के क्षणों का उपयोग दूसरे द्वारा सरलता से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है वाचन के प्रकार आपको बताना है। तो एक सस्वर वाचन हो गया, मौन वाचन। ठीक है, देखिए सस्वर को दोस्तों बोलते हैं लाउड आर ओरल रीडिंग, इसको याद रखिएगा, नहीं तो सस्वर कभी कभी हिंदी में समझ में आए तो इसको बोलते हैं ओरल। ठीक है ना। देखिए लिखित भाषा के ध्वनि युक्त वाचन को सस्वर वाचन तथा ध्वनि रहित वाचन को मौन वाचन कहते हैं। सस्वर वाचन दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथावाचक का वाचन, बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन या पद्यांश का पाठ। दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन वह है कि जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाषा को एक साथ पढ़े या बोले, जैसे प्रार्थना को बालकों द्वारा एक साथ मिलकर बोलना। पहले प्रकार के वाचन को व्यक्तिगत तथा दूसरे प्रकार के वाचन को सामूहिक या समवेत वाचन कहते हैं। पुनः व्यक्तिगत वाचन शिक्षक द्वारा भी किया जा सकता है और छात्रों द्वारा भी। शिक्षक द्वारा किए हुए व्यक्तिगत वाचन को आदर्श वाचन तथा छात्रों द्वारा किए गए व्यक्तिगत वाचन को अनुकरण वाचन कहते हैं। अनुकरण वाचन प्राय व्यक्तिगत और सस्वर ही होता है। सस्वर इसलिए जब तक विद्यार्थी किसी अंश को बोलकर नहीं पढ़ेगा तब तक उसकी ध्वनि संबंधी कमियों और ध्वनि संबंधी त्रुटियों का पता नहीं लग पाएगा। त्रुटियों का पता लगाने पर ही उनका संशोधन संभव है, उससे पूर्व नहीं। यहाँ एक शंका का समाधान करना और उपयुक्त रहेगा। ठीक है, देखिए प्रार्थना को सामूहिक वाचन कहे या सामूहिक गीत भजन आदि, शंका उचित है और इसके उत्तर में हम यही कहना चाहेंगे कि जब कोई अंश पढ़ा जा रहा है तभी उसे वाचन की संज्ञा दी जा सकती है। प्रायः गद्य पाठों में ही होता है, पद्य पाठों में उसी को हम वाचन न कहकर पाठ कह देते हैं। प्रार्थना जब गाई जा रही है तब वह गीत है और चूंकि सभी के द्वारा पढ़ी जा रही है इसलिए वाचन है, परंतु साथ ही आरोह अवरोह और लय पूर्वक पढ़ी जा रही है इसलिए दोस्तों गीत या पाठ है। महत्व की दृष्टि से त्रुटियों के सुधार में केवल एक वाचन का ही महत्व अधिक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौन वाचन की आवश्यकता है। ऐसे क्वेश्चन को आप बनाकर लिख सकते हैं। देखिए मौन वाचन में प्रत्येक छात्र पठितांश का वाचन अपनी अपनी गति से कर सकता है। यदि पाठ्यक्रम का कोई वाक्य या वाक्यांश विद्यार्थी के समझ में नहीं आ रहा तो वो मतलब उसी वाक्य या वाक्यांश को उस समय तक बार बार पढ़कर समझने का प्रयास कर सकते हैं जब तक कि वह वाक्य या वाक्यांश उसकी समझ में ना आ जाए। अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु मौन वाचन का अभ्यास आवश्यक है। अब मौन वाचन का दोस्तों आपको महत्व बताना है। देखिए मौन वाचन हो या अन्य कोई शिक्षण क्रिया, उसकी आवश्यकता और महत्व भाषाई अंतर दोनों मतलब एक ही है। देखिए मौन वाचन का लाभ सभी ले सकते हैं। मौन वाचन व्यक्ति दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना कर सकता है। मौन वाचन कोई भी बालक, विद्यार्थी या व्यक्ति अपनी इच्छा, गति और आवश्यकता अनुसार कहीं भी और कभी भी कर सकता है। अर्थात मौन वाचन कक्षा में ही नहीं, रेल या बस यात्रा में कहीं भी सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि कभी भी किया जा सकता है। इसमें स्वेच्छा के साथ साथ स्वगति से वाचन किया जा सकता है। अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे आप बना के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, मौन वाचन के कोई दो उद्देश्य बताना है। अब देखिए क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया 2015 में। तो उद्देश्य दोस्तों देखते हैं। पहला देखिए, विद्यार्थियों को कम से कम और अधिक से अधिक विषय वस्तु को आत्मसात करना पड़ेगा। ठीक है ना। और विद्यार्थियों द्वारा किसी भी बात को स्वयं समझने हेतु प्रेरित करना, उनकी चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करने का प्रयास करना, कक्षा में अन्य छात्रों को व्यवधान पहुंचाए बिना अपनी क्षमता एवं योग्यता अनुसार छात्रों को पाठ्यांश को समझाने हेतु प्रयास करना, छात्रों द्वारा अवकाश के क्षणों का उपयोग किए जाने हेतु प्रेरित करना, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु को गहराई से समझने हेतु प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन, वाक्य रचना की विशेषताएं आपको बतानी है। आरंभिक कक्षाओं में वाक्य रचना का विशेष महत्व है। छात्र जब तक शुद्ध वाक्य बनाना नहीं जानते तब तक बड़े निबंध वे नहीं लिख सकेंगे।
हिंदी वाक्य रचना की कुछ विशेषताएं जिनका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। देखिए, शब्दों का क्रम, स्पष्टता, आकांक्षा, वाक्य की सामर्थ्य, मधुरता, वाक्य ठीक से रचे जाए, अनुच्छेद की सफलता वाक्य पर निर्भर। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है उपसर्ग किसे कहते हैं, 2016 का पूछा हुआ प्रश्न। देखिए, शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग, मूल शब्द था दोस्तों मर और उपसर्ग, जैसे दोस्तों आ जोड़ेंगे मर में तो क्या हो जाएगा, ये अमर हो जाएगा। क्रमण में दोस्तों अति जोड़ेंगे तो अतिक्रमण हो जाएगा। गुच्छा में दोस्तों गल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गल गुच्छा। खून में दोस्तों आगे ना जोड़ देंगे तो हो जाएगा नाखून। तली में दोस्तों पू जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये पुतली। फिर विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। विशेषण तो दोस्तों यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, धवन सफल बल्लेबाज है। शिखर धवन का नाम सुना है ना। देखिए, मोदी जी कुशल प्रशासक हैं। सफल और कुशल विशेषण है यहाँ पर। जैसे दोस्त यहाँ पर देख रहे होंगे, सफल हो गया, यहाँ पर हो गया कुशल। उसके बाद देखिए, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है। अब अगला क्वेश्चन, मौलिक लेखन का महत्व आपको बताना है, 2016 का क्वेश्चन। लेखन के दो पक्ष होते हैं, बाह्य पक्ष या आंतरिक पक्ष, जिसमें वर्ण, वर्तनी, विराम चिन्ह, वाक्य गठन आदि होता है। दूसरा है दोस्तों आंतरिक पक्ष, जिसे मतलब मौलिक अभिव्यक्ति पक्ष भी कहते हैं। मौलिकता तभी आ सकती है जब कल्पना, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास हो। यह कार्य परिवेश से संबंधित विषय पर कराया जाना चाहिए। प्रारंभ में ऐसे विषयों पर लिखना चाहिए जिसका मतलब लिखने वाले को अनुभव हो, जैसे ठीक है देखे गए मतलब दृश्य हो गया, चित्र, घटना, अनुभूति, यात्रा, प्रसंग आदि। प्रारंभिक कक्षाओं में यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चा अपनी कल्पनाओं को लिपिबद्ध कर सके। इससे उसके चिंतन को एक नई दिशा मिलती है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हमारे परिचित होते हैं और उन विषयों में हम बिना अध्ययन किए मौलिक रूप से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और उनके संबंध में संक्षिप्त रूप से मतलब लिख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, पत्र लिखते समय किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। यद्यपि आज का युग तकनीकी दूरसंचार का युग है, तथापि संचार के माध्यम के रूप में पत्रों का आदान प्रदान भी आवश्यक होता है। पत्र लेखन एक कला है, ठीक है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति परिचित नहीं है। पत्र द्वारा गैरों को अपना बनाया जा सकता है और यदि भाषा में तनिक भी सी लापरवाही हो जाए तो बेगाने बन जाते हैं, ठीक है ना, अपने भी बेगाने हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब लिखने में थोड़ी सी भी स्पेलिंग में मिस्टेक्स होती है ना, जैसे व्हाट्सएप पर आप चैटिंग करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए, पत्रों द्वारा मिलना जुलना अर्थात मेल जोल हो जाता है। दूरभाष पर अपनी बात विस्तार से हम नहीं कह पाते और न ही किसी भ्रांति का स्पष्टीकरण दे सकते हैं। यह केवल पत्र के माध्यम से संभव होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि सस्वर और मौन वाचन में क्या अंतर है, स्पष्ट आपको करना है। लिखित भाषा के ध्वनि युक्त वाचन को सस्वर वाचन तथा ध्वनि रहित वाचन को मौन वाचन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप पढ़ते हैं ना चिल्ला चिल्ला कर तो उसको बोल सकते हैं सस्वर वाचन है। जब आप बिल्कुल मन में पढ़ते हैं तो उसको मौन वाचन। देखिए, सस्वर वाचन दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी मतलब लिखित भाग का वाचन करे। जैसे दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि कथावाचक का वाचन बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन या पद्यांश का पाठ। दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन वह है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़े या बोले। जैसे प्रार्थना को बालकों द्वारा एक साथ मिलकर बोलना। पहले प्रकार के वाचन को व्यक्तिगत तथा दूसरे प्रकार के वाचन को सामूहिक समवेत वाचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुष वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेदों का आपको उल्लेख करना। पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए इसमें एक वचन तथा बहुवचन में अंतर हो जाता है। जैसे ठीक है, हम हो गया तू, आप, मुझे, हमको, मेरे लिए, आपके लिए, तुझे, आपको, तेरा, आपका, उसको, उनको, उससे, उनसे और उसका, उनका। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग एवं प्रत्यय में क्या अंतर है, आपको स्पष्ट करना है। प्रत्यय तथा उपसर्ग, देखिए प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। जैसे दोस्तों कार्य प्लस आलय, देखिए ये अंत में जोड़ा जा रहा है ना बाद में, ठीक है, तो ये हो गया कार्यालय। आलय के मतलब कार्य के बाद जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो उपसर्ग में शब्दांत को शब्द से पहले जोड़ा जाता है। जैसे पालन को से पहले अनु जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका अनुपालन। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा दोस्तों, उपसर्ग का मतलब ये पहले आता है, प्रत्यय आपका बाद में आता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, पिताजी बाहर घूमने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण के समान उद्देश्यों का आपको वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों सीधे कौन कौन से इसके उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, छात्रों के शब्द भंडार की वृद्धि करना। दूसरा, छात्रों के मुहावरों, लोकोक्तियों, सामासिक पदों आदि की जानकारी देना। छात्रों को व्याकरण के नियमों की जानकारी कराना। चौथा है कि छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास करना। पांचवा है कि छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। छठा है कि छात्रों में गद्य साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। सातवां है कि छात्रों को शुद्ध वाचन की शिक्षा देना। आठवां पॉइंट है कि छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता उत्पन्न करना।
नवा है छात्रों में मौलिक कल्पना तथा लेखन की शक्ति का विकास करना। अगला क्वेश्चन है वाक्य किसे कहते हैं? 100 उदाहरण से आपको स्पष्ट करना है। दो या दो से अधिक सार्थक समूह जिसका अर्थ मतलब जिसका पूरा अर्थ निकलता हो वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन उपकार, अनुपम, उपेक्षा, खाक शब्दों के दो पर्यायवाची आपको लिखने हैं। 2016 में पूछा गया प्रश्न है। उपकार का देखिए कृपा हो गया, अनुग्रह हो गया, अनुपम का हो गया अनूठा, अनोखा, अपूर्व, निराला। उपेक्षा का दोस्तों अवहेलना, तिरस्कार, उपहास, अपमान, अवज्ञा। खग का मतलब चिड़िया, गगन, चर, पखेरु, नभचर, पंछी। फिर क्वेश्चन आता है कि समास किसे कहते हैं? बहुब्रीहि समास के दो उदाहरण आपको लिखना है। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, ठीक है ना, तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे चाय, नाश्ता, रोटी, रोजी रोटी होगी, पढ़ाई लिखाई। समास की परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने संक्षिप्त शब्द को सामासिक पद और इस मेल की क्रिया को हम समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जहां दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान ना हो और अर्थ की दृष्टि से कोई अन्य पद प्रधान हो, वहां बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण के लिए देखिए गजानन, गज प्लस आनंद में ना तो गज प्रधान है ना ही आनंद, इसका अर्थ होता है गणेश जो अन्य पद है। इसका विग्रह इस प्रकार होगा, गज के समान आनंद है जिसका अर्थ मतलब जिनका अर्थात गणेश। यहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इसी प्रकार दोस्तों आपका आ गया चतुरानन, चार है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, इसमें बहुब्रीहि समास होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि विपरार्थक शब्द से क्या अर्थ है? मुक्ति, लौकिक, वादी तथा संयुक्त शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए पहले इसका विलोम देख लेते हैं। मुक्ति का बंधन हो जाएगा, लौकिक का अलौकिक हो जाएगा, वादी का प्रतिवादी और संयोग का वियोग। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर आता है कि भाषा शिक्षण में मौन वाचन का क्या महत्व है? संक्षेप में आपको लिखना है। मौन वाचन का महत्व देखिए, मौन वाचन हो या अन्य कोई शिक्षण क्रिया, उसकी आवश्यकता और महत्व भाषाई अंतर दोनों एक ही है। इस दृष्टि से मौन वाचन का महत्व होगा। मौन वाचन का लाभ सभी ले सकते हैं। मौन वाचन व्यक्ति दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना कर सकता है। फिर मौन वाचन कोई भी बालक, विद्यार्थी या व्यक्ति अपनी इच्छा, गति और आवश्यकता अनुसार कहीं भी और कभी भी कर सकता है। अर्थात मौन वाचन कक्षा में भी नहीं, रेल, बस यात्रा कहीं पर भी आप कर सकते हैं। इसमें स्वेच्छा के साथ साथ स्व गति से वाचन किया जाता है। अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा किसी भी अंश की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। इसके द्वारा वाचन, चिंतन आदि सभी संभव है जो बालक के बौद्धिक विकास में सहायक है। अगला क्वेश्चन गद्य और पद्य में आपको अंतर लिखना है। देखिए दैनिक व्यवहार में गद्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने भावों एवं विचारों को प्राय गद्य में ही अभिव्यक्त करते हैं। दूसरों के भावों एवं विचारों का बोध गद्य के ही द्वारा सरलता से होता है। गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है और भाषा व्याकरण सम्मत एवं व्यवस्थित होती है। पद्य में अनुभूति की प्रधानता होती है। पद्य का संबंध संवेदना, भाव, रागात्मकता एवं कल्पना से। गद्य और पद्य में अंतर देखिए इस प्रकार है। गद्य में वाक्य, विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है, जबकि पद्य में इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता। पद्य में गति एवं लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय की कोई भूमिका नहीं होती है। पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंद युक्त होती है और गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन आपको लिखना है। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन देखिए कौन कौन से हैं। पहला चित्र पठन आ गया कि बच्चों को चित्रों का ज्ञान प्रदान कर उनसे संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। कहानी पाठ, बच्चों को गृह कार्य के रूप में कहानी बनाकर लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कविता पाठ हो गया, कविता पाठ द्वारा बच्चों के उच्चारण, अक्षर, अभिव्यक्ति तथा मस्तिष्क का विकास होता है। अभिनय तथा अनुसरण, बच्चों को अभिनय के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, इससे बच्चों के उच्चारण में सुधार होता है। वाद विवाद, वाद विवाद द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है, बच्चों की झिझक व संकोच समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। तो क्रिया विशेषण जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में चलता क्रिया है, धीरे धीरे उसकी विशेषता। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो देखिए वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ठीक है, जो, सो, जैसा, वैसा, जिस, तिस, तिन, जिन आदि। जैसे दोस्तों देखिए जिसका काम ऊंचा है उसका नाम ऊंचा है, जो जागता है वह पाता है, जो सोता है वह खोता है। इन वाक्यों में जो, जिसका संबंध संबंधवाचक सर्वनाम से, ठीक है ना। जिसे आप दोस्त यहाँ पर देखिए जो देखे तो पहले में अपने जिसका। अगला क्वेश्चन फिर से आता है कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? उदाहरण से स्पष्ट करिए। देखिए दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। देखिए जिस समास में दोनों पदों के द्वारा मतलब तीसरे का बोध हो और दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यह समास संज्ञा तथा विशेषण बनाते हैं। यह दोनों पद संज्ञा हो सकते हैं। जब इसका विग्रह किया जाता है तब दूसरे पद के जिसके मतलब रूप में भी कारक आते हैं, केवल कर्ता और संबोधन नहीं आते हैं।
जैसे दोस्तों उत्तर देखिए, मतलब एग्जाम्पल, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात गणेश जी। उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करिए। देखिए सब क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं पेपर में, तो आपके लिए बढ़िया रहता है। परिभाषा देखिए, जो अविकारी शब्द किसी सार्थक शब्द से पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। ये पहले जुड़ते हैं। मुख्य उपसर्ग देख लीजिए दोस्तों आप लोग, ठीक है। देखिए जैसे क्या हो गया आपका शब्द क्या था? व्यय था, मान था, वाद। इसमें दोस्तों आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? अपव्यय, अपमान, अपवाद। ठीक है। गामी में रागी, वाद में अनु जोड़ते हैं तो अनुगामी, अनुरागी, अनुवाद बनता है। तार और गुण में अव जोड़ते हैं तो अवतार और अवगुण बनता है। मान और उदय में दोस्तों अभि जोड़ते हैं तो अभिमान और अभ्युदय बनता है। जन्म और गमन में आज जोड़ते हैं तो आजन्म, आगमन बनता है। संग और मार्ग में अगर हम कु जोड़ते हैं तो कुसंग और कुमार्ग बनता है। जन आचार उपयोग में अगर हम दुर जोड़ते हैं तो दुर्जन, दुराचार, दुरुपयोग बनता है। दोष और धन में निर जोड़ते हैं तो निर्दोष और निर्धन बनता है। वाद, कोप, क्यात, मुख्य में अगर हम प्र जोड़ते हैं तो प्रवाद, प्रकोप, प्रख्यात, प्रमुख बनता है। निधि, मास में दोस्त अगर हम प्रति जोड़ते हैं तो क्या होता है? एक तरफ तो आपका प्रतिनिधि और प्रतिमास बन गया। जय, मल, नय, देश में वी जोड़ते हैं तो विजय हो गया, विमल, विनय, विदेश। ठीक है। चर और गामी में स जोड़ते हैं तो सहचर और सहगामी। अब प्रत्यय की बात कर ले। देखिए जो शब्दांश सार्थक शब्दों के अंत में जुड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मित्र में दोस्तों अगर हम ता जोड़ देंगे, प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? धन में दोस्तों वान प्रत्यय जोड़ने पर धनवान बनता है। ठीक है ना। जैसे हमने क्या बताया कि मित्र में अगर आप ता जोड़ देंगे तो ये बनेगा आपका मित्रता। धन में दोस्तों वान जोड़ देंगे तो आप बन जाएंगे धनवान। अब बात होती है कि प्रत्यय के प्रकार क्या क्या है। देखिए प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, क्रंदन और तदित। क्रंदन प्रत्यय देखिए क्रिया के अंत में जो शब्दांश लगाए जाते हैं वो क्रंदन प्रत्यय कहलाता है। जैसे ई, हट, वट, पा, ता, हास, तो, या, हुआ आदि क्रंदन प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय दोस्तों देखिए वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। हर, हारा, त्व, पा, ई, या, ठीक है ना, इव, ता आदि ये तद्धित प्रत्यय हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो फिलहाल हिंदी की यही समाप्त होती है। तो अगर आपने पूरी वीडियो को देखा होगा शुरू से लेकर अंत तक, तो एक काम और कर सकते हैं, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार और देख सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन एक बार में ध्यान में नहीं आता, तो 2-3 बार आप देख लेंगे तो फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ज्यादा देखिए पेपर कठिन नहीं आता, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, 2-3 बार आप वीडियो को देख लेंगे तो डेफिनेटली पेपर में अच्छे नंबर आप स्कोर करेंगे। एक बात और, इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको तुरंत ही पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारी देखनी। पार्ट 1 में दोस्तों हमने सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन बता रखे हैं। पार्ट 2 में दोस्तों आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी जाइए वीडियो को देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, वो भी दोस्तों कम से कम पेपर से पहले एक बार रिवीजन कर लें। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन करेंगे तो बढ़िया नंबर आएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।